लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, कि मेरी भी कोई एक गरिमा भी है। इन सब बात को देखते हुए भी राहुल गांधी ने जब अडानी और मोदी की रिलेशनशिप पर जब आरोप लगाए और ऑब्जेक्शन उठाए और मुद्दे बनाए, तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि जो अडानी है, अडानी की 8 बिलियन संपत्ति से 140 बिलियन संपत्ति कैसे हो जाती है। कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? क्या जोन सा ही वो बिजनेस करते हैं, तो उस बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें मार नहीं खाते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि उसमें सफलता पा जाते हैं। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं कि ये जो अडानी जी है ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त करता है। क्या ऐसा कोई मुद्दा है कि जिससे ये पता चल सके कि क्या बात है? तो चलिए इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी, क्या नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक एजेंट का भी काम करते हैं, जो सिर्फ एजेंट का काम ये अडानी के लिए करते हैं? तो चलिए इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जून 2015 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और अगस्त 2015 में अडानी को पावर कनेक्टर मिल जाता है। ठीक इसी तरह मार्च 2017 में मोदी जी मलेशिया के पीएम से मिलते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी जी को मेगा पोर्ट कंटेनर डील मिल जाती है। और यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जनवरी 2018 में मोदी जी इजराइल के पीएम से मिलते हैं। ठीक वैसे ही दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। जून 2018 में मोदी जी सिंगापुर के पीएम से मिलते हैं। जुलाई 2018 में सिंगापुर के कंपनी अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका के पीएम से मिलते हैं। जुलाई में अडानी को पोर्ट ऑपरेट करने का हक मिलता है। जून 2023 में मोदी जी नेपाल के पीएम से मिलते हैं। जनवरी 2024 में नेपाल गवर्नमेंट अनाउंस करती है उड़ीसा एयरपोर्ट में और पब्लिक स्कॉट डील्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जनवरी 2024 में नेपाल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है अडानी एयरपोर्ट में और पब्लिक सेक्टर डील्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अक्टूबर 2023 में मोदी जी तंजानिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और 2024 में अडानी को तंजानिया दर ए सलाम पोर्ट 30 सालों तक दे देते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी वियतनाम के पीएम से मिलते हैं। वियतनाम के गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि अडानी एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा और अब अडानी विश्व के अमीर लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर आते हैं। अडानी के नेटवर्क की हम बारीकी से बात करें तो 2014 तक अडानी का नेटवर्क $8 बिलियन थी और 609 नंबर पर ये आते थे, विश्व के 609 नंबर पर ये आते थे। और अब 2014 से 22 तक $140 बिलियन हो गई है। अडानी सफलता प्राप्त कर जाता है, ये फेल नहीं होता है। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। जब मोदी जी से बात नहीं बनती है तो अमित शाह तेलंगाना जाकर कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बना देंगे। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी उड़ीसा जाकर कहते हैं तुम हमें वोट करो, उड़ीसा को नंबर 1 बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना। इतना ही नहीं, इन्होंने कर्नाटका में भी जाकर कहा था तुम हमें वोट करो, हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य। मोदी जी ने राजस्थान जाकर मुसलमानों को मुसलमान मंगलसूत्र भाषण दिया, जहां मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना था और वोट लेना था। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और अब मोदी जी वाराणसी जाकर कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प। अगर हम मोदी जी के बारे में बात करें कि मोदी ने भारत के लिए क्या करा है या भारत के युवाओं और बेरोजगारों व्यक्तियों के बारे में क्या करा है, मोदी ने भारत को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वेक्षण ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक भारत उच्चतम बेरोजगारी से पीड़ित है। आज भारत के 40 से 45 करोड़ लोग घरों में बेरोजगार बैठे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में है और भारत में हर साल प्रदूषण से 20 लाख लोग मर जाते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय सैनिक में
शहीद होने वालों की संख्या पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों में शहीद होने वालों की संख्या पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। नरेंद्र मोदी 70 वर्षों में सबसे कम जवाब देने वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने 12 सालों में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। मोदी जी भाषण में कहते हैं, मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में लेकिन मोदी जी, अब तुम्हें घर की क्या जरूरत है? तुमने बीते 10 वर्षों में 8,400 करोड़ का एक लग्जरी हवाई जहाज लिया, 2700 करोड़ का बंगला बनवाया, 12 करोड़ की गाड़ी ली, 30,000 रुपए की मशरूम खाई, 10 लाख रुपए का सूट पहना, 1,40,000 का चश्मा पहना, 1,50,000 का लग्जरी पेन खरीदा, 1,50,000 की मोबाइल घड़ी पहनी। साल का व्यक्ति जो लगातार ना कुछ खरीदता है फिर भी कहता है मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है। मतलब यार, फेंकने की भी कोई हद होती है यार, इतनी भी कोई फेंकता है क्या? एक 75 साल का व्यक्ति जो लगातार फेंकता रहता है और उसमें भी ये कहता है कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैंने भिक्षा मांग करके 35 साल से 40 साल तक भीख मांग करके खाया है। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। मतलब यार, झूठ बोलने की भी हद होती है। चलो, इतनी तो गलती भी हो सकती है कि चाहे 35 साल हो या 40 साल हो, अब उम्र भी इतनी हो गई है कि भूलने वाली हो गई है। उम्र अक्सर लोगों को भुला देती है। नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि संडे की भी छुट्टी क्रिसमस की वजह से होती है, रविवार कोई हिंदू से जुड़ा हुआ नहीं है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अरे तो अब क्या रविवार के दिन पर भी बैन लगाओगे? एक सप्ताह में एक दिन आराम का मिलता है और अब संडे को भी आराम नहीं करने दोगे? क्या सप्ताह में पूरे दिन काम करने की बात करोगे? आराम करने की बात कभी नहीं करोगे। एक दिन आराम का मिलता है, उसमें भी आराम तुम छीनने की बात करते हो। इसके बाद मोदी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है, मुझे परमात्मा ने भेजा है। मेरा जन्म बायोलॉजिकल हुआ है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि बताओ यार, अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलने लगे तो आपको क्या लगेगा? या तो वो पागल हो चुका है या वो पागल होने वाला है। मोदी जी कहते हैं जब मैं सत्ता में नहीं था और किसी भी पद पर नहीं था तो मैं अमेरिका के 29 स्टेट्स के दौरे कर चुका था। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका। अब इस पर नहीं बात करें तो खुलकर क्यों नहीं बात कर लेते हैं। जब नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो वो नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात के एमएलए बने, 24 फरवरी 2002 में बने थे पहली बार एमएलए, तो और इनका जन्म हुआ था 1950 को, तो लगभग ये 52 साल के होंगे। तो 52 साल का व्यक्ति भीख मांगकर इतने पैसे कमा लेता है कि वह विदेशी दौरे भी कर लेता है। क्या एक भिखारी जो पैसे मांगकर खाना खा भी नहीं पाता है और अपनी सिंपल जीविका चला पाता है, वो कैसे विदेशी दौरे कर सकता है? मतलब एक नेशनल मंच पर बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अगर उम्र का हिसाब नहीं लगता तो किसी से पूछ ही लिया करो, नहीं इसमें शान घट जाएगी। अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। एक बार एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में सस्ता गेहूं मिलता है, सस्ता अनाज मिलता है, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं बहुत महंगा हो गया। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अरे मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए।